Hello and welcome everyone. I am Manan Bobre, co-presented by Life in Bhiwandi and brought to you by LIB channel. आज हम हैं हमारे सेकंड पॉडकास्ट में. आप सभी का तहे दिल से इंटायर LIB टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट को इतना प्यार दिया. आज जो हमारे मेहमान हैं, आज जो हमारे साथ में पॉडकास्ट करने वाले हैं, वो एजुकेशन इंडस्ट्री के प्रिंसिपल फेटर्निटी के एक नामी ग्रामी, बहुत ही मशहूर और बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है. इन्होंने अपने लाइफ में करीबन 10 से ज़्यादा बुक पब्लिश की है. इन्होंने करीबन 20 से ज़्यादा मैगज़ीन्स में अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं. इन्होंने करीबन 15 से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं और कई सारी अचीवमेंट्स इनके नाम हैं. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम प्रिंसिपल ऑफ रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, मिस्टर ज़ियाउर रहमान अंसारी. थैंक यू सो मच सर. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने आपके इतने कीमती वक्त में से हमें एक घंटा 2 घंटा दिया, जो हम आपसे बातचीत कर सके और आपके व्यूज़, आपकी नॉलेज जो आपने अब तक की एजुकेशन इंडस्ट्री को दी है, वो आज एक मीडिया के थ्रू, एक चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचा सके. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच सर. कैसे हैं आप? अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है. और आप लोगों का भी शुक्रिया कि अपने बिल्कुल दूसरे पॉडकास्ट में मेरा इंतखाब किया आपने. बिल्कुल बिल्कुल सर, इट्स आवर प्लेजर. ओके, सो सर बिफोर वी स्टार्ट, हम हमेशा लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं जो उनकी जर्नी के थ्रू होता है, कि मतलब आपकी जर्नी किस तरीके से रही है. तो यही सेम क्वेश्चन हम आपसे ही पूछना चाहेंगे सर, कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, या आपकी जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा एक मुख्तसर सा कुछ कहना चाहेंगे. मैं अपनी जर्नी का शुरू का कुछ हिस्सा और आखिरी का कुछ हिस्सा श्योर बताऊंगा ज़रूर, इसलिए कि पूरा अगर बताने लगे तो शायद वक्त लग जाएगा, तो उतना वक्त हमारे पास है नहीं. मैंने जिस माहौल में आंखें खोली बुल्डाना में, तो मैंने जो अपने आसपास देखा वो तालीम का और इल्म का माहौल देखा. श्योर जी. मेरे वालिद एक स्कूल में टीचर थे और उनका रात दिन का जो काम था वो किताबों के साथ थे. वो पढ़ते रहते थे, किताबें ख़रीदते थे, दूसरों को किताबें देते थे, किताबों की अलमारियां सजाते थे, फटी किताबों को दुरुस्त करते थे, तोहफे में किताबें देते थे, किताबें पढ़ते थे, किताब लिखने का भी काम करते थे. तो उनकी जो सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक की ज़िंदगी है, उसमें मैंने देखा कि उनके पास में किताब हो गया. उनका दोस्तों का हल्का बहुत बड़ा था. शहर में भी दोस्त थे, शहर के बाहर भी दोस्त थे, लेकिन उसके बावजूद उनका ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि किताबों के साथ गुजरता. तो इसका असर मुझे उनकी पर्सनैलिटी पर भी नज़र आता था, उनकी बातचीत, उनका रहना सहना, और एज ए टीचर वो जो एजुकेशन स्कूल में देते थे. इस सब का नतीजा ये हुआ कि शहर में मेरे वालिद साहब की बहुत इज्जत थी. तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये हुई कि किसी को मुझे ये कहना नहीं पड़ा कि पढ़ो, क्योंकि अब मैंने अपने आसपास जो माहौल देखा, तो मैं ये बात इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि बच्चों को अपने वालिदैन से कभी कभी मोटिवेशन ऐसे भी मिलता है ऑटोमेटिकली, वो जो देखता है, जिस माहौल में रहता है. तो इसका नतीजा ये हुआ कि बचपन ही से मैंने जो चिल्ड्रन लिटरेचर होता है वो मैंने पढ़ना शुरू किया. फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ मैं, तो मैं अपने लड़कपन में ही था, तो उस वक्त मैंने बहुत हायर ऑर्डर की बुक्स पढ़नी शुरू कर दी. तो उसका नतीजा ये निकला कि मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड ज़रा अच्छा रहा. सुपर रहा है सर. मैंने आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के थ्रू गो थ्रू किया. वो आपने 10th में भी हाईएस्ट थे, 12th में भी थे, ग्रेजुएशन में आपने ब्रॉन्ज मेडल लिया, और
पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने गोल्ड मेडलिस्ट है, तो दैट इज समथिंग अमेजिंग सर, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सॉरी सर, आप कंटिन्यू करिए। तो नहीं, शुक्रिया आपका। मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए जो चीज़ें छोड़ के गई हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं, सारी अलमारी में किताबें है, बुक्स। इसमें से बेशतर किताबें जो है मेरे वालिद साहब की खरीदी। अमेजिंग सर, ऐसी ही अलमारियाँ जो है हमारे वतन में बुरहानपुर में भी हैं, जो हमारे वालिद ने हमारे लिए विरसे के तौर पे छोड़ी। अमेजिंग। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जो पेरेंट अपने बच्चों को दे सकते हैं। शायद दौलत ख़त्म हो जाए, चाहे इज़्ज़त ख़त्म हो जाए, लेकिन इल्म की और किताब की जो दौलत है वो नस्लों तक आगे बढ़ती है। एब्सोल्युटली। ज़ाहिर बात है कि इल्म का ये जो ख़जाना है, ये मैं अपने बच्चों के लिए भी छोड़ कर जाऊँगा। अमेजिंग तो सर। ये विरासत चलती रहेगी और ये किताब की विरासत है। तो मेरा आज के इस अच्छे मौके पर ये भी एक मैसेज है कि इस विरासत को फैलाने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली सर, जो आज बच्चों के अंदर बुक पढ़ने की एक कुव्वत जागनी चाहिए, जगानी ज़रूरी है। जी। तो ये मेरे जर्नी के इब्तदाई दिन थे, जिसने मुझे ज़िंदगी भर अभी तक मोटिवेटेड रखा है। सुपर। यस। और जो आखिरी की कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि जब मुझे एमएससी में गोल्ड मेडल मिला और मैं वो गोल्ड मेडल लेकर अमरावती से वो यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कॉन्वोकेशन था और वहाँ पे गवर्नर आए हुए थे और बड़े बड़े लोग थे और बहुत बड़ा स्टेज था, वहाँ पर मुझे गोल्ड मेडल दिया गया। मुझे गोल्ड मेडल ज़्यादा एहतमाम के साथ में इसलिए दिया गया कि मैंने उस वक्त तमाम फैकल्टी में टॉप पोजीशन हासिल की थी, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं। मैंने वो गोल्ड मेडल लेकर जब अपने वतन आया तो आपको ये बताऊं कि वहाँ गोल्ड मेडल लेते हुए मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे अपने शहर में, अपने गांव बुल्डाना में जो मुझे रिसेप्शन दिया। मेरे मोहल्ले के वो दोस्त यार और छोटे बच्चे, वो सब जिस तरह से बस स्टैंड पर मुझको लेने के लिए आए थे और उन्होंने सब ने मुझे गोद में उठा लिया और वो घर तक जो है वो उन्होंने जो रिक्शा लेकर आया था वो खुद ही चलाते हुए लेकर आए थे, खुद ही चलाते हुए मुझे लेकर गए। तो ये जो सच्चा प्यार और खुलूस है जो अपनों से हमको मिलता है वो हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, वो भी आपको मोटिवेटेड रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं इस बात पर बहुत यकीन रखता हूँ असल में कि जब लोग ये कहते हैं कि दुनिया से सच्चाई उड़ गई है, ईमानदारी ख़त्म हो गई है और यहाँ खुलूस नहीं है, मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं रखता। मैं सच जानूँ कि मैंने जिस माहौल में जहाँ जहाँ ज़िंदगी बसर की है, यहाँ तक कि यहाँ भिवंडी में भी, मैं इस बात पर मेरा आज भी यकीन कायम है कि मोहब्बत ज़िंदा है, खुलूस भी ज़िंदा है और लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी तैयार है। बिल्कुल सर। एक और बात जिस पर मैं बहुत यकीन रखता हूँ कि कोई भी शख्स जो है वो सेल्फ मेड नहीं होता। बिल्कुल, किसी न किसी का मेंटर होता है। हाँ बिल्कुल, कोई अगर ये कहे, हो सकता है घर के कुछ हालात ऐसे हों कि वालिदैन की सब तरफ से सपोर्ट ना मिला हो, जो कुछ भी हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो उसके आगे बढ़ने का ज़रिया बनते हैं। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं सेल्फ मेड हूँ, तो वो सोसाइटी के, अपने समाज का एहसान फरामोशी कर रहा है। बिल्कुल सही। तो यकीनन हम जहाँ पर भी पहुँचते हैं तरक्की के रास्ते में, उसमें हमारे समाज का, कहीं हमारे पड़ोसियों का, कहीं हमारे बड़ों का, कहीं हमारे दोस्तों का, कहीं रिश्तेदारों का, कहीं हमारे टीचर्स का कुछ ना कुछ रोल होता है, ज़रूर होता है। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी ब्रीफ आंसर, और बहुत अच्छे से समझाया आपने, और आपके समझाने में एक मैसेज भी किया है लोगों को। बहुत अच्छा मैसेज था सर। जी, शुक्रिया। सर, आपके नज़रिए से इंसान की ज़िंदगी में तालीम और एजुकेशन, मतलब वही, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या अहमियत है? जी देखिए, तालीम और हुनर हासिल करना, ये दो चीज़ों को यहाँ पर इस सवाल के जवाब के लिए मैं अलग अलग करता हूँ। ओके सर। जब आप टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं, जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करते हैं, तो सही मानों में आप कोई हुनर सीख रहे होते हैं, स्किल सीख रहे होते हैं। और ये सब शुरू होता है ज़्यादातर एक 18 साल की उम्र के बाद। तो सही मानों में जो असल एजुकेशन है या जो बुनियाद बनती है इंसान की ज़िंदगी बनाने में, वो एजुकेशन है जो उसकी माँ की गोद से लेकर उसके शऊर में आने तक
जवान होने तक या 17-18 साल की उम्र तक जो हासिल करता है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे important। क्योंकि इस एजुकेशन के अंदर स्किल और हुनर को सेकेंडरी इम्पोर्टेंस है, वो नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर उसका अखलाक है, किरदार है, उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यूज़ हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। तो ये असल में एजुकेशन है। अगर ये इस एजुकेशन के अंदर कुछ खामी रह गई तो वो आगे का जो एजुकेशन है, जिसको आप प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, वो कितना भी सक्सेसफुल हो, ये जो ह्यूमन बीइंग है आगे चल के अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए फायदामंद नहीं हो सकता, कुछ खास नहीं कर पाएगा। अगर वो अपने ज़ात के लिए, अपने आप के लिए शायद एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए शायद, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो हमारी सोसाइटी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको उसके शऊर तक पहुंचने तक एजुकेशन कंप्लीट वे में, डायनामिक वे में, तमाम पहलुओं के साथ उस तक पहुंच चुका। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत गहरी बात कही है आपने। छोटे से आंसर में बहुत गहरी बात कही। तो सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल है। अच्छा। क्या आप काफ़ी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन पसंद प्रिंसिपल है क्या? जी, अब पूछ रहे हैं क्या, तो अब ये सवाल ज़रा मुश्किल है। क्या, इसका फैसला तो दूसरे करेंगे। मैं एक चीज़ लेकर ये चलता हूँ कि इंसान को सबसे पहले अपने लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए, अपने लिए डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अगर आप खुद अपने ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं हैं, खुद आप अपने आप के लिए डिसिप्लिन नहीं है, तो शायद आप दूसरों पर इम्पोज नहीं कर। एग्जैक्टली। कई लोग ज़िंदगी में ऐसा करते हैं, क्या लोगों को बहुत सजेशन देते हैं बट पीठ पीछे वही गलत काम करते रहते हैं। जी, तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। दूसरा, डिसिप्लिन के बारे में मेरा ये ख्याल है कि मैंने अपने स्कूल में भी ये कोशिश की है कि मैंने वही चीज़ें लागू करने की कोशिश की जो एज ए टीचर मैं खुद जिनकी प्रैक्टिस करता रहा। 2008 में प्रिंसिपल बनने से पहले मैं प्योरली समझ लीजिए कि तकरीबन 12 साल एज ए टीचर काम कर चुका था। तो एज ए टीचर जो मैं आज महसूस करता हूँ, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, अब वो दिन जब मैं याद करता हूँ तो वो मेरी ज़िंदगी के सबसे रोशन थे। और उसमें किसी ने मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की बच्चों के लिए कुछ काम करने। जो कुछ किया है मैंने अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी दिलचस्पी से, अपना कमिटमेंट समझकर किया है। वो मैंने फ़िक्र की बच्चों के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, किताबें लिखने का काम, ये सब मैं एज ए टीचर 2008 तक कर चुका था। प्रिंसिपल बनने के बाद मैं कुछ ज़्यादा उस सिलसिले में नहीं कर सका। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एज ए टीचर मैंने जिन चीज़ों की प्रैक्टिस की उसको बाद में मैंने इंस्टीट्यूशन लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। बिल्कुल सर। और एक चीज़ जो मुझे पता है आउट ऑफ दिस क्वेश्चन, मैंने रईस हाई स्कूल में 2005, 6 और 7 में भी किया था, बिकॉज मैं केमियन सोसाइटी से बिलोंग करता था। तो जो चेंजेस सर मैंने 2008 में देखे थे ना, वो रईस हाई स्कूल में 1991 से भी नहीं देखे थे मैंने। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब मैं 2008 में स्कूल में गया था ना, तो बाकायदा स्कूल में कैमरास की प्रिपरेशन हो रही थी, सब सारे बोर्ड्स पे कोड्स लिखे हुए थे, फ्लोर्स क्लीन थे, बच्चों के अंदर इतना डिसिप्लिन आ गया था कि अगर जिया सर ने देख लिए तो फिर मतलब मौत आ जाएगी, सॉरी टू से दिस। और आपका एक डर था और वो रिस्पेक्ट का खौफ था। यकीन मानिए कि मुझे उस वक्त मैं बोला यार जिया सर है कौन, देखे तो सही। मतलब एक शख्स प्रिंसिपल बनते साथ में 1 साल में स्कूल को यहाँ से यहाँ कर दिया है, पूरा सिस्टम यहाँ से वहाँ। सर आप यकीन नहीं मानोगे, आई डोंट नो आई कैन से दिस ऑन लाइव और नॉट। सर मैंने स्कूल के प्रोफेसर्स को 7:30 बजे भाग कर स्कूल में एंटर होते हुए देखा है, ताकि आपका स्ट्रिक्ट इतना था कि ना कि सिर्फ वो बच्चों पर लागू होगा, वो प्रोफेसर से भी लागू होगा। अगर आप भी लेट आओगे तो आप बाहर खड़े रहोगे। तो मैंने स्कूल के सर को ही भागते हुए देखा है। तो सर दैट वाज कमांडिंग।
وہ آپ کا جو ویژن تھا اس وقت جو فرسٹ ایئر میں آتے ہی آپ نے کر دیا تھا, دیٹ از ایبسولوٹلی امیزنگ. مجھے اس وقت سے ملنا تھا, آج 2023 آ گیا, آلموسٹ 15 ایئرس آفٹر ہم مل رہے ہیں. اچھا لگا مجھے بھی آپ سے مل کر. یس 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 یس. سر اگلا کوشچن ایک یہ ہے, آپ کی اس بات پر میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. شیور. آپ نے میرے بارے میں اتنے اچھے خیالات پیش کیے, لیکن میں یہ کہوں کہ جو کچھ تبدیلی ہوئی ہے اس میں میری پوری ٹیم کا حصہ ہے. بالکل. میرے مینجمنٹ کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے, ان کی سرپرستی ہے, جو فریڈم مجھے ملا, اور میرے تمام ساتھیوں نے, خاص طور سے انہوں نے جن کے ساتھ میں نے 12 سال ٹیچر کے طور پر کام کیا, ان کا مجھے بہت بڑا سپورٹ ہے. اس میں جو سب سے بڑا, جسے آپ کہہ سکتے ہیں گیم چینجر, جو بنیاد بنی, وہ اللہ کے فضل و کرم سے میری 12 سال کی ایز اے ٹیچر جو ساتھ تھی اس کا ایڈوانٹیج مجھے ملا. میرے اندر شاید وہ ایڈمنسٹریٹیو پاورز یا وہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن 12 سال میں نے پڑھانے میں جو کچھ ایک مثال قائم کی تھی اللہ کے فضل و کرم سے, اس کا فائدہ مجھے آئندہ کے دنوں میں ملتا رہا. جی. اور کیمرے کے بارے میں بھی یہ کہہ دوں, میں نے جب سے کیمرہ لگایا میں نے ضرور یہ بات کہی ہے کہ یہ جاسوسی کے لیے نہیں ہے. جی, یہ اس لیے ہے کہ ٹو بی انفارمڈ, ہمیں معلوم ہوتا رہے, نہ یہ کہ ہم کسی کی تفتیش میں لگے رہیں, چیز وہی ہے, لیکن ایک نظریہ بدلنے سے بہت بدلتا ہے. بالکل. سو سر, اردو لینگویج کو لے کے آپ کا کیا خیال ہے, اور اردو لینگویج کی امپورٹنس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سوال کو 2 سطح پر ہم سمجھ سکتے ہیں, ایک اردو بحیثیت زبان اور ایک اردو بحیثیت مادری زبان, ایز اے مدر ٹنگ. تو اگر ہم زبان کے طور پر بات کریں تو میں جو سب بات جانتے ہیں, لیکن اس کو میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان وہ ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوئی, یہیں پر پلی بڑھی, اور یہاں کی جتنی قومیں ہیں وہ ملی جلی گنگا جمنی تہذیب کی پرتیک ہے. وہ ہندوستان کی تہذیب جو ہے وہ اردو زبان میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. اس میں سے ہماری جو خالص ہندوستانی زبانیں ہیں ان کے الفاظ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ نکال دیے جائیں تو اردو بے معنی ہو جائے گی, یا کوئی زبان ہی باقی نہیں رہے گی. صحیح بات ہے. اور اس نے ترقی بھی یہیں سے کی, اس کی جڑیں بھی یہیں پر ہیں, اور یہیں سے وہ دنیا بھر میں پھیلی ہے. آپ کو یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں, یورپین کنٹریز میں, امریکہ میں اور رشین کنٹریز میں اردو کے بڑے بڑے نخلستان پیدا ہو گئے ہیں. لیکن وہ ان سب کے تار جو ہیں ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی اگر پوری دنیا کے تناظر میں ہم اردو زبان کو دیکھیں تو اس کی جڑیں ہندوستان سے ہیں. جی. اور دوسری ایک بڑی جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے. تو یہ صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, یہ تمام ہندوستانیوں کی زبان ہے, اور اس نے ہندوستان کے کلچر کو بھی ریفلیکٹ کیا ہے, آزادی میں بھی بڑا رول ادا کیا ہے, اور اس کے بعد آزادی کے بعد میں اردو کا ہندوستان میں وجود کے لیے بہت سارے چیلنجز پیدا ہوئے ہیں. تو اب میں آتا ہوں اس طرف کہ اردو بحیثیت مادری زبان, اردو زبان کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان میں اردو کو زندہ رکھنے کے لیے تمام ہندوستانی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے. بالکل. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہندوستانی زبان ہے, اور دوسرا یہ کہ اس میں اور نمبر 2 پر سب سے بڑا رول کون ادا کر سکتا ہے, تو وہ لوگ جن کی مادری زبان اردو ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے. بے شک. مادری زبان کے تئیں آپ کی ماں کا جیسا حق ہے آپ کی جان پر, تو آپ کی انٹلیکچوئل لائف پر آپ کی مادری زبان کا حق ہے. بالکل. جیسے کہ ہم جب ٹریول کرتے ہیں, فار انسٹنس مان لیجیے اگر ہم ٹریول کر رہے ہیں ساؤتھ میں, ہم ٹریول کر رہے ہیں نارتھ میں, ہم ٹریول کر رہے ہیں ایسٹ میں, تو وہ اپنی لینگویج کو بہت زیادہ امپورٹینس دیتے ہیں جو وہ ان کی مدر ٹنگ ہوتی ہے. جی. اور آج جب میں بھی انکلوڈ ہوں, آج جب ہم دیگر گھروں میں گھومتے ہیں, جیسے کہ مان لیجیے ہمارے ہی آس پڑوس میں,
تو وہاں پر آپ کسی کو انگلش انکلوڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو, ہندی انکلوڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو, پوری طریقے سے وہ اردو پہ نہیں ہے جی. تو اگر آپ کا ماننا موٹا موٹا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے ایفرٹ لینا پڑے گا کہ مادری زبان والے, مادری زبان اردو ہے, وہ ایفرٹ لے اس کے اندر, تب جا کے کچھ بات ایکسٹینڈ بالکل بڑے اوور پہ بن سکتی ہے. ان کے اوپر زبان کا حق ہے, یہ ایگزیکٹلی زبان کا قرض ہے, جیسے ماں کا قرض ہوتا ہے بالکل آپ کی باڈیلی لائف پر, رائٹ, ویسے ہی آپ کی انٹلیکچوئل لائف پر آپ کی مادری زبان کا حق ہے, وہ حق ہم کو ادا کرنا ہے. اب وہ کیسے کریں گے یہ اہم سوال ہے. یہ بول دینا ہے کہ بھئی حق ہے, بھئی کیا حق ہے, اس کو کیسے ادا کریں؟ تو یہ کہ بولنا, لکھنا اور پڑھنا, یہ تینوں سطح پر. بولنا یہ کہ آپ اعتماد کے ساتھ میں اپنی مادری زبان بولیے, بالکل آپ ہچکچائیے مت. جہاں پر آپ کو اردو میں بات کرنی ہے بالکل اعتماد کے ساتھ میں بات کریں, اور یہ یقین جانیں کہ اتنی خوبصورت زبان ہے یہ, اور اس میں ایسے ہندوستان کا دل دھڑکتا ہے کہ آپ جہاں بات کریں گے آپ کی بات سنی جائے گی, سمجھی جائے گی اور پسند کی جائے گی. اور لوگ آپ کو, میں نے 2-3 مرتبہ ہی خالی, جب میں نارتھ کے میرا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں سر, میں جب 2-3 ورڈ ہی خالی بولتا ہوں نا, تو لوگ مجھے پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ یار واقعی میں کوئی اردو بولنے والا ہے. مجھے تو اتنی آتی نہیں ہے, میں اپنے آپ کو بتاتا نہیں ہوں کہ میں اتنا اچھا ہوں, بٹ جو بھی ورڈ میں نے سیکھے ہیں میرے دوستوں سے, اگر میں اس الفاظ کا استعمال کرتا ہوں, لائک فار انسٹنس میں نے ابھی جو بولا الفاظوں کا استعمال, تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کو اردو لینگویج آتی ہے شاید, جی, تو وہ بہت خوبصورت لینگویج ہے. بے شک وہ بالکل صحیح بات کہی سر آپ نے. سر یہ ایک حصہ. دوسرا یہ کہ اردو جن کی مادری زبان ہے, یا تو انہوں نے اپنے بچوں کو اردو میڈیم اسکولوں میں تعلیم دینی چاہیے, یا ایسے اسکولوں میں تعلیم دینی چاہیے جہاں پر ایک لینگویج اردو سبجیکٹ ہو, ایک سبجیکٹ ہو. تو ایسے کر کے آپ اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی نسل کو اپنی مادری زبان سے جوڑ کر اور زندہ رکھ سکتے ہیں, ان کو لائف. اور یہ سب سے بڑا جو چیز ہے اس میں جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ یہ. تیسرا جو میں نے کہا, مختصر میں کہہ رہا ہوں, پڑھنا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اردو اخبار منگائیں, ایک اردو رسالہ منگائیں, اور اردو کتاب خریدیں. بالکل جی سر. اسی سے ایک ریلیٹڈ کوشچن یہ ہے کہ آج دیگر گھروں میں آپ دیکھ رہے ہیں, کیا بچہ ایک ایج پر پہنچ جاتا ہے, جس میں بھی انکلوڈ ہوں, کیا مان لو میری بچی 4 سال کی ہو گئی ہے, یا آپ کے گھر میں بچہ 3 سال کا ہو گیا یا 5 سال کا ہو گیا ہے, تو ابھی کون سی اسکول چوز کرنی ہے, تو آپ کے دماغ میں یہ نہیں آتا ہے کہ اس کو اردو میڈیم میں ڈالا جائے. 99% کیس میں, دیکھیے میں کسی کو کچھ برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں, بٹ آج مجھے ایسا لگتا ہے سر, آپ مجھے کریکٹ کریے, کہ جو فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے, شاید وہ اپنے بچوں کو اردو میڈیم میں ڈال رہا ہے, نہ کہ یہ دیکھ کر کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, یا پیسہ ہے تو میں ڈال رہا ہوں یا نہیں ڈال رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے سر. تو آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ بہت آسان فارمولا ہے کہ جب آپ اپنے بچے کے لیے اسکول کا انتخاب کریں تو اس وقت آپ میڈیم بعد میں دیکھیں, پہلے آپ معیار دیکھیں آپ کہ کہاں کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے, کہاں کا ایجوکیشن اچھا ہے. اب اس کے لیے تھوڑی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آج کل جو بنا دیا گیا ہے کہ وہاں پر گھڑ سواری سکھائی ہونا چاہیے, وہاں پہ تیراکی کی کلاسز ہونا چاہیے, وہاں پہ ڈانس کی کلاسز ہونا چاہیے, وہاں پر موبائل فون میں ایک ایپ ہوتا ہے جہاں سے اسکول میں میسج آتا ہے, ویڈیوز آتے ہیں, بچوں کو رپورٹ کارڈ دیے جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک جھوٹا گلیمر ہے. ایگزیکٹلی. یہ دیکھ, ایجوکیشن فنڈامنٹل وہ چیز ہے جو کلاس روم میں چلتی ہے. بالکل. واٹ از happening in the classroom is the fundamental of the education. وہ اہم چیز ہے, اس کے علاوہ کی چیزیں بھی بعد میں سارے بائی پروڈکٹس ہیں جو, جی ہاں, وہ آپ ضرور دیکھیں. تو ہمارے پیرنٹس وہاں پہ مس کر جاتے ہیں. ہمارے پیرنٹس گلیمر کے پیچھے, شہرت کے پیچھے, جو کچھ سن رہے ہیں اس کے پیچھے جا رہے ہیں. انگریزی, یہ جو میڈیم کا سوال ہے یہ پھر بعد میں بالکل پیدا ہوتا ہے اور بہت اہم ہے. جیسا کہ بہت جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ خود بھی جانتے ہوں گے, اور یہ ایجوکیشن کے فنڈامنٹل پرنسپلس میں سے ہے کہ کسی بھی بچے کی ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہی ہونی چاہیے. بالکل. ابتدائی تعلیم
پھر بعد میں آپ ایجوکیشن اس کو کسی بھی لینگویج میں دیں. دوسرے یہ کہ دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں سب، وہ اس میں چائنا اور جرمنی وغیرہ سب آگے، انہوں نے اپنے بچوں کو اپنا جو ایجوکیشن ہے وہ اپنی مدر ٹنگ میں ہی دیا ہے. بالکل صحیح ہم بات کو ہے. اس رول پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے سر. سر ایک پرسنل کوشچن آپ سے کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا فیلئر کیا تھا اور آپ نے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا، کس طریقے سے اس کو اوور کم کیا آپ نے اپنی لائف میں، اگر آپ بتانا چاہیں تو. جی دیکھیے، میں پرٹیکولر کسی انسیڈنٹ کی طرف، کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے میں یہ کہوں گا کہ میں نے کس اصولوں کی بنیاد پر ان پر قابو پایا. جب بھی انسان لڑکھڑاتا ہے یا اس کے سامنے مسائل آتے ہیں، ناکامی آتی ہے اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے، ایسے وقت میں اس کے لیے سب سے مضبوط سہارا جو ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے. ایبسولوٹلی، بالکل. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کا حل تلاش کہاں کرے، تو اس کا حل ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. میں فلسفے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے ساتھیوں کو اور کئی لوگوں کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بہت تفصیل کے ساتھ اچھے سے پڑھ لی ہے، تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہیں نہ کہیں سے اس کو رہنمائی پھر مل جائے گی، اس کو وہ واقعہ راستہ مل جائے گا. مثال کے طور پر ایک مرتبہ یہ بھی ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب مکے سے جب لوٹ رہے تھے حج کیے بغیر، تو ساتھی جتنے تھے وہ بہت زیادہ غیر مطمئن تھے، اپسیٹ تھے. اور ایسے وقت میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اپنی جو ہے وہ آپ لوگ قربانیاں کر لیں، تو صحابہ کرام نے قربانی نہیں کی اس وقت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بہت اپسیٹ ہوئے یہ بات دیکھ کر. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قربانی کر لیں. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کی، سارے صحابہ نے کر لی. تو اپنے وقت کے رسول نبی آخر الزماں کے سامنے بھی ایسے چیلنجز آ سکتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کس رویے کا اظہار کیا، یہ وہاں سے ہم لوگوں کو ایک رہنمائی ملتی ہے. یہ دو. اور تیسری چیز جو ہے نا، جس شخص کے پاس میں وہ ہو تو یوں سمجھ لیں کہ وہ کبھی بھی زندگی میں ہارے گا نہیں. بالکل. وہ تیسری چیز یہ ہے ایک فیملی. میں نے ہمیشہ فیملی کو ایک شوق سمجھا ہے کہ آپ چل رہے ہیں آپ کی زندگی کی گاڑی کو لے کر، آپ کی فیملی آپ کے وہ جتنے دھکے ہیں نا زندگی کو، وہ اس کو ایبزارو کرتی ہے. تو جب آپ دنیا سے تھک کر آتے ہیں اور پریشان ہو کر آتے ہیں، آپ کو سکون اپنے گھر کے اندر ملتا ہے. بالکل. تو یہ بہت بڑی بنیاد ہے. آپ باہر کتنے بھی سکسیسفل ہوں، لیکن اگر آپ کو اپنے گھر کا سہارا نہیں ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں. وہی کہتے ہیں. تو آپ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلی کامیابی آپ اپنے گھر میں حاصل کریں. ایک اچھی مضبوط فیملی جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے، میں سمجھتا ہوں. ایبسولوٹلی سر، ایبسولوٹلی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں بھی کتنے بھی سکسیسفل کیوں نہ ہو جائیں، اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے جی تو پھر آپ کا سارا پیسہ ویسٹ ہے. آپ کتنا بھی کما لو، آپ کو گھر میں سکون نہیں ہے. تو جیسا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ نے آپ کی لائف کا شوق اپ آنا ہے آپ کی زندگی کی گاڑی کا، بہت اچھا ایگزامپل. میں نے اپنی فیملی کے لیے ایک کمپلیمنٹ بھی دے دیا. وہ بہت اچھا ایگزامپل ہے سر. بالکل بالکل. سر اگلا کوشچن یہ تھا، اگر آپ کو ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنے کے لیے فریڈم دے دی جائے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہو، تو ایسے کون سے 3 چینجز ہیں جو آپ لاؤ گے اور اس کو اپلائی کرو گے؟ یہ 3 چینجز تو میں کر کے رہوں گا جو آج نہیں ہے ایجوکیشن سسٹم میں، کمپلیٹ سسٹم میں. جی آپ کا جو سوال ہے وہ تھوڑا تھیوریٹیکل بھی ہے، لیکن میں اس کو ٹیکنیکل دونوں لیول پر اس کے جواب دوں گا. ٹیکنیکل لیول پر بھی میں موجودہ ایجوکیشن سسٹم کو مکمل طور پر غلط نہیں مانتا. ہم فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کو، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور دوسرے
डेवलप्ड कंट्रीज के, तरक्की याफ्ता मुल्कों की एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, कोई भी कहीं का भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो उनके अपने देश की वहां की समाजी जरूरत के एतबार से तश्कील दिया जाता है। तो हिंदुस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो यहाँ की समाजी जरूरतों के एतबार से तश्कील दिया जाता है। और इसकी एक बड़ी खूबी पहली ये है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सबको शामिल करते हुए। मैं ये महसूस करता हूं कि हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरी के एतबार से, नजरिए के एतबार से बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की लेवल पर बहुत बुरी तरह से नाकाम है। उसूल बहुत अच्छे हैं, मिसाल के तौर पर एक उसूल है कि बच्चा ने किसी जमात में फेल नहीं होना चाहिए, ये एक उसूल है बहुत अच्छा, लेकिन उसमें यह भी है कि बच्चे को अगली जमात में जाने से पहले अगली जमात के काबिल बना दिया जाए। तो हमारा सिस्टम उतना मजबूत नहीं है कि वो बच्चे को अगली जमात में तो भेजता है लेकिन अगली जमात के काबिल बनाने के लायक नहीं है। अगर मैं कुछ काम करना चाहूंगा तो वो ये कि जो उसूल बना दिए गए हैं वो हर सतह पर उनका इतलाक हो। ओके। दूसरी चीज मैं बिल्कुल टेक्निकल आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि खासतौर से महाराष्ट्र में अभी आपके इल्म में शायद ये बातें ना हो, क्योंकि आप एजुकेशन जो कुछ चल रहा है उसकी बहुत तफसील में नहीं गए होंगे। तो टीचर्स का, खासतौर से नए रिक्रूट टीचर्स का होता है, फ्रेशर टीचर्स का, उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। 2-2, 3-3, 5-5 साल से जो टीचर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनके अप्रूवल नहीं हुए हैं, उनकी सैलरी शुरू नहीं हुई है, और उनके साथ में पॉलिटिकल डिसीजन फटाफट हो रहे हैं। लेकिन ये हमारे टीचर्स जो हैं कई साल जो हैं वो इंसाफ के लिए जो है वो इंतजार उन लोगों को करना पड़ रहा है। तो अगर मेरे पास कोई इख्तियार हो तो पहले मैं हमारे इन असातिज़ा के इन मसाइल को हल करना चाहूंगा। वजह यह है कि एजुकेशन सिस्टम को कामयाब बनाने में अगर सबसे बड़ा किसी का रोल हो सकता है तो टीचर्स का। वो अगर खुश नहीं है, वो अगर मुतमईन नहीं है, तो यूं समझ लें कि हमारा जो इतना अच्छा हमने सब रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। जी। और तीसरा आपको तीसरी चीज जो है मैं ये कहूंगा कि अखलाकी सतह पर बहुत काम करने की जरूरत है। प्राइमरी एजुकेशन, इब्तदाई तालीम में बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी जो आज की तालीम है वो बहुत मैकेनिकल टाइप की हो गई है, यानी ये कि जाना, सिलेबस पढ़ाना और लौटकर वापस आ जाना, लेकिन दिल की तालीम, रूह की तालीम, इमोशनल एजुकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी बहुत बड़े पैमाने पर कमी है। एग्जैक्टली। तो हम बड़े माहिर लोग पैदा कर पा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लेकिन शायद हम अच्छे इंसान पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी। बिल्कुल सही। सर, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग आपका क्या कहना है? मतलब बी इट पॉजिटिव, बी इट नेगेटिव, स्कूल के रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड। मैं स्कूल और बच्चों के रिलेटेड ये कहना चाहता हूँ कि आज सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चे हैं और स्टूडेंट्स हैं, और सोशल मीडिया इन्हीं के लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर देम। जब तक उनका एजुकेशन और खासतौर से हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तो वो इंटरनेट इस्तेमाल करें, वो बहुत सारी एजुकेशनल चीजें हैं, टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करें, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये मेरा ख्याल है। दूसरा कि सोशल मीडिया उनके लिए ज्यादा अच्छा है जिनकी अपनी सोशल लाइफ भी हो। एक्चुअल सोशल लाइफ के बगैर सोशल मीडिया पर आपका एग्जिस्टेंस जो है वो नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल। अगर हमारे यहाँ ऐसे नौजवान पैदा हो रहे हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं लेकिन एक्चुअल सोशली एक्टिव नहीं है, तो यूं समझें कि हम हमारे यूथ को खो रहे हैं। बिल्कुल। जब आपका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है सर, जब 4 लोग एक रूम में बैठ के बात नहीं कर रहे और मोबाइल चला रहे हैं,
एग्जैक्टली ये हमने कहीं घरों में देखा है, पर मेरे घर में ही मैं नोटिस किया है, तो मैंने सोचा कि यार इस चीज को अवॉइड किया जाए। जब आप घर में हो तो एटलीस्ट वो टाइम मोबाइल यूज ना करें, जब तक आपको कोई कॉल नहीं आया है या कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मानना है इसके रिगार्डिंग, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग बिल्कुल ऐसा ही है, कोई प्रोटोकॉल होने चाहिए। Exactly. जिनमें से एक मैंने ये कहा कि स्टूडेंट्स का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। फेसबुक हो और वगैरह वगैरह, इंस्टाग्राम हो, एब्सोल्युटली नॉट। पेरेंट्स ने इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ओके, दूसरा ये कि जो आपने कहा, मैं कह रहा हूं कि सोशल लाइफ के बगैर सोशल मीडिया बेमानी है। और तीसरा यही है कि आपकी जो सोसाइटी है वो आपके घर से शुरू होती है, यू कनेक्ट विद देम, राइट, उनके साथ में कनेक्ट करिए, तब आपका हक बनता है कि आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट दूसरे लोगों के साथ में कनेक्ट करें किसी भी दर्जे। अपने घर के लोगों के साथ न जुड़ के दूसरे लोगों के साथ में जुड़ना बेमानी। सो सर, एक आखिरी क्वेश्चन आज के यूथ के लिए, आज के नौजवान बच्चों के लिए जो एक 10 साल से लेके 21 साल की उम्र के बीच में है, उनके लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा जो आप उन तक पहुंचाना चाहोगे? पहले ये कि तालीम पर फोकस करें, थोड़ी उम्र जब आगे बढ़े तो फिर करियर पे फोकस करें। इस पूरे सफर में दीन की रस्सी को हाथ से छूटने न दें। बिल्कुल, आप जहां भी जाएं, आप जो है एक रिप्रेजेंटेटिव हो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी और हमारे इंडियन कल्चर के भी, हिंदुस्तान के भी। आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए हमारे नौजवानों को कि मैं खासतौर से मुसलमान बच्चों के लिए ये बात कहूंगा कि जिस तरह से हमारे बड़ों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपना रोल अदा किया, अब आज की नस्ल की जिम्मेदारी ये है कि वो हिंदुस्तान की तरक्की में अपना रोल अदा करे। बिल्कुल। तो नौजवानों को मैं जहां पर भी मौका होता है ये मैं बिल्कुल पैगाम देता हूं कि आपकी अहमियत उस वक्त है जब आप कंट्रीब्यूट करें देश की तरक्की को। देश तरक्की करेगा और वो आने वाले दिनों में एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क होगा, लेकिन उसमें आपका रोल कितना होगा ये बहुत अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। यकीन मानिए कि जैसे हमने बात करना स्टार्ट की थी तो एक पॉजिटिव वाइब्स है आपके अंदर, जी। जो बिल्कुल इस रूम में जहां पे हम बैठे हैं, इवन मेरे अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट और वी वुड लाइक टू कम एन इंटरव्यू अगेन इन फ्यूचर, जब हमारा डबल से एजुकेशन पे आएगा रोल पॉडकास्ट का, तो हम एक बार फिर से कुछ नए क्वेश्चन के साथ में आपके एक्सपीरियंस के अंदर के जो एक जियाउर रहमान सर है उनको जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से दीगर फील्ड में बुक्स लिखी और बहुत सारी चीजें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड इट इज वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया और आपकी इस पूरी टीम का। आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, आपके साथ में जो नौजवान है, मन्नान साहब हैं, आप हैं, अजीज भाई हैं, तो आप लोग भी एक मिसाल हैं माशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। सोशल कंस्ट्रक्शन के लिए आप काम कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसे कि आपने देखा कि हमने जियाउर रहमान अंसारी के साथ में आज एक बहुत ही वंडरफुल कॉन्वर्सेशन की और बहुत सारी चीजें सीखने मिली है। यकीन मानिए आज जो मैंने ये 1 घंटे के कॉन्वर्सेशन में सीखा है, शायद हो सकता है कि मैंने पिछले 1 साल में नहीं सीखा है। तो दोस्तों यही होता है जब आप किसी एक एजुकेटेड और ऐसे शख्स से बात करते हैं तब। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ऑडियंस टू वॉच एंड टू वॉच टिल द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने LIB को इतना प्यार दिया। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।